अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कई रोज से हम कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि पहले तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बोहाली की तबाहाली की कलई जो है वो जाहिर है जो बारिशें हुई उसने खोली। उसके बाद वो कमेटीज़ का फॉर्म होना, वो उस पैकेज का ऐलान कर देना और उस पैकेज के ऐलान के बाद कौन कितना खर्च करेगा इस पर जब कहीं बात ना रुकी तो फिर कल आके कहा गया अच्छा भाई जो कुछ भी है। असद उमर साहब ने कहा आप आगाज तो लीजिए। सिंध हुकूमत से उन्होंने कहा, एक बाकायदा खत भी लिखा गया है कि केफ4 मंसूबे के आगाज के लिए वो चाहते हैं कि सारी डायरेक्शंस जो सिंध हुकूमत ने देनी है मुताल्लिका इदारों को कि वफाक किस तरह से इसको लेकर चलना चाहता है वो जल्द से जल्द दी जाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम मतलब जो K4 है इसका आगाज किया जा सके। अभी ये बातें आज हमने डिस्कस करनी ही थी तो दोपहर को एक और सानेहा हुआ जिसने मजीद इस शहर में होने वाली बेज़ाब्तगियों और जो गैर कानूनियत या ला कानूनियत है उसकी एक और कहानी हम सबके सामने रख दी। एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मी बोस हुई। ये ज़मी बोस होने वाली पहली इमारत नहीं है, ये कुरंगी के इलाके में हुई और कुरंगी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए जब इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में मैंने जाकर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनसे बात भी की थी और बताया गया था कि ये एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा रखेगी। इसे इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त बनाया जाएगा कि बकिया सारी डिस्ट्रिक्ट फिर इसको देखकर कॉपी करेंगे। आज इस डिस्ट्रिक्ट का हाल ये है कि यहाँ पर रिफाई प्लॉट पर यानी एक पार्क की ज़मीन पर चाइना कटिंग करके 80 गज के प्लॉट पर 4 मंजिला इमारत बनाई जाती है, जो आप सबके सामने है कि आज उसके साथ क्या हुआ। न सिर्फ ये इमारत, इसके बराबर उसके बराबर इमारत को भी खदशा, रेस्क्यू के वर्कर्स, पाक फौज के जवान भी फौरन पहुंच गए, क्रेन्स भी पहुंच गई और उस जगह को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि तमाम तर रफाई प्लॉट्स पर, ग्रीन बेल्ट्स पर, इन तमाम जगहों पर बनी हुई गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शंस हैं इनको फौरी तौर पर गिराया जाए। न जाने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात होते हैं उस पर कैसे अमल दरामद कराया जाएगा। और फिर सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी अलमिया है इन तमाम मामलात का, इन तमाम सानियों का, कि उसके बाद SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है और आने के बाद कहती है जी ये गैर कानूनी था, इसका कोई नक्शा नहीं था, ये 80 गज पर बनाई गई, ये प्लेग्राउंड पर बनाई गई। ऐसा लगता है कि आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर बस आकर ये बयान देना होता है। SBCA के खुद के 28 अफसरान पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दिया और अब ये बताया जा रहा है कि किसी तौर पर इन 28 अफसरान में से कुछ ना कुछ करके इनको वापस लगाया जाना भी है। और जो गिजरी पुलिस जिसका ये हुदूद लगती है, वहाँ की भी पुलिस का मैं जिक्र कर दूं कि वहाँ के भी अफसरान को इस गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से मुअत्तल भी किया गया था। उन पर भी कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की गई थी। क्या हुआ उन कार्रवाई का, कहाँ वो सर्द खानों में चली जाती है। तो ये सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं जो इसको मैनेज करती है, बल्कि वहाँ की जो लोकल इंतजामिया होती है, पुलिस होती है, सब के सब पैसा खाते हैं। और ये है इस शहर का हाल जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कच्ची पक्की कंस्ट्रक्शंस आपको नजर आती हैं, फिर पता चलता है नालों पर बनाई गई, पार्क्स पर बनाई गई और फिर इस तरह से ये शहर अब तक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक तरफ और जो बात हम शुरू से करते आए हैं कि चंद प्रोजेक्ट्स कराची को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इस शहर का निज़ाम होना लाजिम है, क्योंकि आप अगर प्रोजेक्ट्स बना भी देंगे तो चलाएगा कौन। उस चलाने के लिए वो निज़ाम जिसको हम बल्दियात कहते हैं, अगर वो सही तौर पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होता तो हमें यही नजर आएगा। यहाँ आधा तीतर आधा बटेर नजर आता है। कुछ इदारे सिंध हुकूमत के नीचे होते हैं तो कुछ बल्दिया उज़्मा कराची के नीचे होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती और फिर वो होता है जो आज एक और रिहायशी इमारत के ज़मी बोस होने से नजर आया। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। पहले इस साने पर बात कर लेते हैं। इतना अफसोसनाक सानिया, लोगों के घर बनते हैं, पैसों से बनते हैं, जो बनाने वाला है वो भी भाग जाता है, जो खाता है वो तो बचा रहता है और बाकी सब आकर सिर्फ बयान देते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आज शेख रशीद साहब ने भी जिक्र किया है कि पाक फौज ने यानी आर्मी ने इन दोनों जमातों को मिल बैठ कर बिठाया ताकि कराची के मसाइल का हल निकाला जा सके। ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्जिया निगार हैं और क्योंकि इकॉनमी पर भी बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त रखते हैं, बारहा ये कहते आए हैं कि कराची बिजनेस हब है एंड डिजर्व्स बेटर, शुड बी अ मेगा सिटी और यहाँ पर
बहुत बेज़ाब्तगियां हैं और जब तक आप अपनी इस इकोनॉमिक हब को सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मईशत भी सही होना नामुमकिनात में से होगा। हमारे साथ जावेद हनीफ हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। इस शहर के चप्पे चप्पे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ऐसे ऐसे ओहदों पर ये रहे हैं कि आप इनसे निकाल कर पूछ लें, या आपको ये भी बता देंगे कहाँ कौन सा नाला था और ये भी बता देंगे कि कौन से पार्क पर कब कब कब्जा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का जो वाकया है, क्योंकि सबसे पहले वो चाइना कटिंग का जिक्र हुआ जावेद साहब, और चाइना कटिंग के नाम से जाहिर है सिनोनिमस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही है, लेकिन ये इमारत 5 साल पहले बनी है। क्या आप कह सकते हैं ये चाइना कटिंग जो है ये पीपल्स पार्टी ने करवाई? टाइम पीरियड जो है इससे तो अंदाज़ा यही होता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, लेकिन जहाँ तक आपने बात की चाइना कटिंग से सिनोनिमस जो एमक्यूएम है, ये आपको एक नैरेटिव डेवलप किया गया है। कराची को अगर आप देखेंगे ना, कराची की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो कराची की हिस्ट्री जो है अगर आप 60s से उठा लें तो 60s से ही चाइना कटिंग होती आ रही है कराची में। कराची का पूरा शहर जो है, जिस वक्त 1985 में कच्ची आबादी का एक्ट पास हुआ था, उस वक्त 562 आबादियाँ जो थी रिकॉर्डेड थी कि कच्ची आबादियाँ, और सारी कच्ची आबादियाँ इन रफाई प्लाटों के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्लॉट्स के ऊपर, पास के प्लाटों पे आबाद हुई थी। ये कच्ची आबादियाँ वहाँ से चली आ रही हैं। और कच्ची आबादी की इब्तिदा जो हुई है, जो अप कंट्री से लोग आए थे वो आकर यहाँ पर आबाद हुए, और ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी उसका ज़्यादातर, क्योंकि 1 यूनिट था या फेडरल कैपिटल टेरिटरी था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक अप कंट्री से होता था, तो वो लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो ये कच्ची आबादियाँ उस ज़माने से, और आज तकरीबन 1500 कच्ची आबादियाँ हैं, और कराची की मोर देन 60% जो आबादी इन कच्ची आबादियों में है। तो अगर आप चाइना कटिंग की बात करेंगे तो चंद सौ एकड़ या चंद हज़ार एकड़ होगी। कराची शहर का हज़ारों एकड़, 20,000, 50,000, 60,000, जितना आप नाम ले लें, इतना एकड़ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में इसको कच्ची आबादी के तौर पे आबाद किया, और सारी चाइना कटिंग है। मैं इससे अब्जॉल्व नहीं करता इन लोगों को, इसमें यकीनन लोग होंगे इस किस्म के, और हर जगह इस किस्म के लोग होते हैं जो इस किस्म के काम करते हैं, इलीगल काम है। लेकिन जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा सिंध गवर्नमेंट के पास रही है। KBC है, SBC है, जिनका काम है वो इनके पास रही है। इनको रोकना चाहिए था, इनको मैनेज करना चाहिए था। इंडिविजुअल्स अगर काम करते हैं उनको पकड़ा जा सकता है। बात यह है कि जो रेगुलेटरी इदारे हैं, जो इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, वो इसमें शामिल अगर ना हो तो ये काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी जगह पर बजरी का अगर ट्रक पड़ता है तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, बिल्कुल सही बात है, वो आप जाके भत्ता लेती है वहाँ से। उसके बाद KBCA जाती है, वो जाके भत्ता लेती है। ये कहना कि इनको पता नहीं होता कि गलत इमारत बन रही है या इमारत इलीगल है, ये प्लॉट कब्जे का है, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट होगी। ये 100% सबको पता होता है, सब इसमें पार्टी होते हैं, सबका हिस्सा होता है, सब पैसे लेते हैं। ये रेगुलेटरी इदारे जिनका ये काम है वो कभी भी MQM के अंडर में नहीं रहे, ना पुलिस कभी भी MQM के अंडर में रही, ना SBCA अंडर में रही। नहीं, KBCA तो था ना आप लोगों के अंडर? KBCA भी कभी भी अंडर में नहीं रहा। क्यों नहीं था जब मुस्तफ़ा कमाल थे? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी। मैं तो उस जमाने में DCO रहा हूँ, मुझे पता है। KBCA उस जमाने में भी इंडिपेंडेंटली डील होता था लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। मुस्तफ़ा कमाल के अंडर में बिल्कुल नहीं था ये। ओके, बिल्कुल उनके अंडर में नहीं था। मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, इससे ज़्यादा इसको बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये इदारा कभी भी नहीं रहा। इसी तरह ना पुलिस रही है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और ये रेगुलेटरी जो बॉडी है, ये इनका काम है। हाँ, ये डाल देते हैं KMC के ऊपर, इनको जी आप हटाएं। हटाने के लिए इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म चाहिए, और वो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म कभी भी अवेलेबल नहीं रहा KMC को। KMC के चंद लोग होते हैं, 2 ट्रक लेके चले जाते हैं, जहाँ उनका बस चल गया उन्होंने गिरा दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग एब्जॉल्व हैं, वो भी शामिल होते हैं इसके अंदर। KBC आती है, KMC आती है, पुलिस आती है, तमाम लोग आते हैं, सब अपने अपने हिस्से का पैसा लेके चले जाते हैं, और वो चीज़ें बन जाती हैं। जब एक दफ़ा बन जाती हैं तो इस किस्म के हादसे होते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं, मैंने कितनी दफ़े ऐसी ज़मीबोस इमारतों में जाकर प्रोग्राम्स किए वहाँ पर, और ब्रिगेडियर साहब मैंने ये देखा कि ना सिर्फ वो जो कि ज़मीबोस होती है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितनी होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनको देखकर आपको लगता है नेक्स्ट इनकी बारी होगी, लेकिन सही कुछ नहीं होता। उस वक्त SBCA या KBCA जो भी जिस वक्त जिसका जो इदारे का नाम रहा है, वो कहता है कि हम इन सबको अब चेक करा रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब आपको जावेद हनीफ साहब ने पूरी एक पिक्चर ब्रिगेडियर साहब दिखा दी है कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कोई किसी को भी अब्जॉल्व नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का, डू यू सी कराची ट्रांसफॉर्मिंग एट ऑल विद दीज प्रोजेक्ट्स, जो कि खैर अभी तो आगाज होने को पता नहीं कैसे होंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया नक्की साहिबा। देखें, बात यह है
कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट प्लान जो भी है बड़ा हाई साउंडिंग वर्ड है, लुक्स वेरी इंप्रेसिव, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक इससे कुछ उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले अगर आपको याद हो, मैंने चंद दिन पहले ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि कराची में सिंध गवर्नमेंट को तो आप भूल जाएं, जो इदारे हैं वो तो करप्ट हैं, देयर इज अ नेक्सस ऑफ क्राइम इन पॉलिटिक्स, और उसके बाद इदारों में करप्शन, इनएफिशिएंसी, वो तमाम चीज़ें। मेरी नज़र में रियासत पाकिस्तान द स्टेट कोलैप्स्ड इन कराची, और अगर आप समझें कि सिर्फ इसको आप पीस मील एड्रेस करेंगे या बाई पार्ट्स एड्रेस करेंगे कि चलें जी वो ग्रीन लाइन बन जाए तो ऑरेंज लाइन बन जाए, उसके बाद वाटर सैनिटेशन, K4 क्लीननेस ड्राइव और ये तमाम चीज़ें, नालों की सफाई, नहीं। आपने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था अपने इंट्रो में कि कराची नीड्स अ होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक ऑल राउंड। जब तक वहाँ का निज़ाम, जब तक वहाँ पे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जब तक वहाँ पे डेवोल्यूशन एट द लोएस्ट लेवल, जब तक वहाँ पे इदारों को करप्शन से पाक करना, इदारों में जो लोग आए हैं जो पिछले मेरिट को तोड़ के और ये करप्ट लोग सारे, जब तक वो उनकी पर्जिंग नहीं होगी तो फिर, और दूसरा ये क्राइम और पॉलिटिक्स का इनका जो नेक्सस है उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा, तो ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आप क्या सुनेंगे अगले 1-1.5 साल में कि जनाब इतने अरब यहाँ ज़ाया हो गए, इतने अरब इधर ज़ाया हो गए, इतने मैं खा गया, इतने फला बंदा खा गया, इतना इंक्वायरी ऑर्डर होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, नैब ने इतने रेड किए, यही खबरें आपको आएंगी। मुझे खुशी इस बात की है, जो मैं हमेशा आपसे गिला करता था, कि पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि कराची के अवाम जिसको मैं कहता हूँ पब्लिक सुओ मोटो, एक तो होता है ना चीफ जस्टिस साहब का सुओ मोटे, कराची के अवाम ने अब सुओ मोटो लिया है, एंड आई एम सो हैप्पी कि कराची के अवाम बाहर निकले, चाहे वो DHA में है, चाहे वो कैंटोनमेंट में है, चाहे कराची मेन में है, कि वो आए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट किया फॉर द राइट फॉर द सिविक फैसिलिटी, और ये होना चाहिए। उसके बाद आप देखें जो खप पड़ी है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, और अभी मैं समझता हूँ उस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं था कि दी आर्मी चीफ वो भी गए कराची, उसके बाद जारी बात है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि देखें ये जो अभी भी मैं समझता हूँ रियासत जो है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक वीकनेस शो कर रही है, और वो वीकनेस ये है कि जो कराची के अवाम ने कई मरतबा आप उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि खुदारा जब तक आप कराची को इस प्रेजेंट सेटअप में रखेंगे, यू नीड टू टेक बोल्ड डिसीजन, बिग डिसीजन फॉर द पीपल ऑफ कराची। इसको आप फेडरल कंट्रोल, कोई आइन के तहत, कोई चाहे फेडरल कंट्रोल हो, चाहे इमरजेंसी लगाई जाए, इमरजेंट पावर्स दी जाए यहाँ पे। ये कौन सी अवाम कह रही है? ये मैंने किसी अवाम को कहते नहीं सुना। हाँ, अलबत्ता कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने सुना है ये कहते हुए। सोशल मीडिया पे नादिया साहिबा, सोशल मीडिया पे बहुत कराची के लोगों ने ये कहा पिछले 3 हफ्तों में कि जनाब हमें आप ये सिर्फ गवर्नमेंट के चंगल से आप निकाले, हमें इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ऑन अ वेरी सीरियस नोट ब्रिगेडियर साहब, मैंने लोगों को यहाँ पर एक चीज कहते, लिखते, बोलते सुना है। आप यहाँ पब्लिक में निकल जाएं, सब ये कहते हैं भाई एक सिस्टम होना चाहिए। we're not interested in committees, we're not interested in packages। ये तो बरमला सब कह रहे हैं, और बड़ी मतलब ये बात बड़ी अजीब है जिस अंदाज में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कही, लेकिन अगर आप कराची वालों से पूछें तो लगती है दिल को जाके ज़ैगम। उन्होंने ये कहा कि खुदारा कराची को पैकेज ना दें। ये क्या बात हुई कि पहले हमसे हमारी तनख्वाह छीनते हो, फिर जाके सैलानी से 2 बिरयानी देते हो, कहते हो एक खुद खाओ एक अपने बच्चों को खिलाओ। सो यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड जी। बोलें। मैं जो फिर आई विल फिनिश माय पॉइंट, और वो ये है रियासत ने वीकनेस शो की है। आई गिव क्रेडिट टू द सिंध पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, उन्होंने बड़ा कामयाबी से सिंध कार्ड इस्तेमाल किया हर मरतबा जब भी रियासत उनके पीछे पड़ती है फॉर ऑल दिस मिस गवर्नेंस और ये तमाम मेगा करप्शन, वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इस मरतबा फिर उन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल किया है, रियासत ने कमजोरी शो की है और कमेटी लेवल पे आ गए। अच्छा, अब जब ये ज़ैगम, लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, जब ये कह रहे हैं रियासत ने कमजोरी शो की है, प्लीज मुझे जैसा बंदा नहीं समझ पा रहा कि हम इससे क्या मैं अखज़ करूं, आप जरा इसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मेरे ख्याल में ये तो ब्रिगेडियर साहब भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि रियासत ने कमजोरी जाहिर की है तो इससे क्या मुराद है, और वो लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे कि गवर्नमेंट ने कमजोरी जाहिर की है। और ब्रिगेडियर साहब बड़े एहतराम के साथ वो सेंट्रलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में 1 यूनिट भी रहा है,
और अयूब खान साहब की हुकूमत में भी सेंटर ही हुकूमत कर रहा था, ज़ियाउल हक के दौर में भी सेंटर ही तकरीबन डायरेक्ट हुकूमत कर रहा था, प्रोविंसेस की तो कोई औकात नहीं थी और लोकल गवर्नमेंट थी या सेंटर था। मुशर्रफ साहब के दौर में भी या मुशर्रफ साहब थे या MQM थी। उस वक्त जो सिंध की हुकूमत की जितनी हैसियत थी वो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। उस दौर में क्या कराची के प्रॉब्लम हल हुए या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए? हमने देखा कि इन तमाम अदवार में जब सेंट्रलाइजेशन थी तो ये प्रॉब्लम्स इंतहाई तौर पर कॉम्प्लिकेटेड हुए, खराब हुए, कराची का कबाड़ा हुआ। और पाकिस्तान में जो फसादात हैं कराची में, कराची की नाराजगी तो उसी वक्त शुरू हुई ना जब 1 यूनिट था, जब अयूब खान का दौर था जी। और ये बढ़ते गए मामला। और इस वक्त भी जो सिंध का ये कह रहे हैं तो ये भी तो एक तरह की सेंट्रलाइजेशन है ना, कि सेंटर का असर कम हो गया तो सूबे का बहुत ज्यादा है। वो डेवोल्यूशन जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आई एम ऑल फॉर डेवोल्यूशन। मैं ये अर्ज करता हूँ कि कराची को एक मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह रन किया जाना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन शहरों की अपनी पुलिस हुआ करती है, अपने इदारे हुआ करते हैं, वो खुद अपने आप को रन किया करते हैं। मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर्कुलर रेलवे को जो है वो सेंटर चलाएगा। बिल्कुल सेंटर नहीं चलाया करता, ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहर खुद चलाया करता है। उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि ये कराची इसको चलाएगा। सारी दुनिया में शहर अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं। रेलवे तो उसका नाम है ना, वो कोई इंटरसिटी या इंटर प्रोविंशियल रेलवे तो नहीं है। वो तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है जो रेल पर जरूर चलती है लेकिन शहर के अंदर रहती है। तो आई एम ऑल फॉर डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन होना चाहिए, शहर को मुक्तदर होना चाहिए। अब जहां तक देखिए, यहाँ तक इस पैकेज की बात है, बिल्कुल इस पैकेज की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस पैकेज की जो लिमिटेशंस हैं उसको जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये पैकेज एक तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक ऐसे पेशेंट की जिसके जिस्म में खून की बहुत ज्यादा कमी है, या आप इसको सर्जरी समझ लीजिए। ये किसी तौर पर भी इस शहर को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं बनाएगा, इसको पहलवान नहीं बनाएगा। सही। ये पाकिस्तान का, ये शहर जो है इसको पाकिस्तान का पहलवान होना चाहिए। इसने पाकिस्तान की मईशत का वजन अपने कंधों पे उठाया हुआ है। इसने पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है। ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और ये जितनी प्रोविंस की जिम्मेदारी है उतनी सेंटर की जिम्मेदारी है, जितनी हुकूमत की जिम्मेदारी है उतनी अवाम की जिम्मेदारी है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सेंट्रल चीज है, जो सबसे अहम चीज है, वो ये है कि ये शहर गवर्न कैसे होगा। हाँ। सिर्फ पैकेज आने से तो बात नहीं बनेगी। पैकेज तो पहले भी आए और चले गए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं ज़ैगम के ये शहर जो है वो गवर्न कैसे होगा और इसके लिए एक निज़ाम और एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बिल्कुल आपने सही कहा और वी आर ऑल फॉर इट, एवरीबडी इज़ फॉर इट कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये होने चाहिए। और लेकिन वही बात आती है, प्रोजेक्ट्स फिर जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो चलाने के निज़ाम में देखिएगा कितने मसाइल आते हैं कि ये सिंध हुकूमत के अंडर है, ये फलानी एजेंसी के अंडर है, ये इस बल्दियात के अंडर है। अब जो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा MNAs भी उनके यहाँ पर से हैं, उनके पास एक मैंडेट भी है, दे नीड टू डू समथिंग फॉर कराची। लेकिन टू डू समथिंग फॉर कराची ये भी एक हकीकत है कि जब तक एक पॉलिटिकल हार्मनी इस शहर में नहीं होती काम नहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये सिस्टम डेवलप करना होगा। जावेद हनीफ साहब से हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को और वाकई कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या समझते हैं, अब क्या करना होगा हमें। वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जावेद हनीफ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। ओवरऑल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो बेज़ाब्तगियाँ पे दर पे हमें नज़र आ रही हैं इस शहर में, अब वो फोकस हुई हैं। जावेद हनीफ साहब, क्या निज़ाम होना चाहिए जिससे हम ये कहें कि मसले के हल निकला करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझने वाली बात है कि ऑल अलोंग, जैसे भी ज़ैगम साहब ने भी बात की, हम लोग भी बात करते हैं, तमाम लोग, तमाम जो सेन एलिमेंट है, हर एक की ख्वाहिश ये और हर एक की डिमांड ये है कि डेवोल्यूशन होना चाहिए। डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो कराची के लोगों के पास आनी चाहिए। वो निज़ाम मेट्रोपॉलिटन हो या सूबा हो, जो कुछ भी हो, एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है और फाइनेंशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कराची के लोगों को मिलनी चाहिए। अब इस प्लान में क्या किया गया है? प्लान में ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई। बजाय इसको नीचे देने के, ये इसको और ऊपर ले गए।
पहले तो हम सिंध गवर्नमेंट से ही लड़ते थे कि जी हमें इख्तियार दें, अब सिंध गवर्नमेंट भी मिलके फेडरल गवर्नमेंट के पास लेगी, अब हम फेडरल गवर्नमेंट से भी लड़ेंगे हमें इख्तियार दे। ये सारा इख्तियार जो है ना सिर्फ ये है कि सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और डिफरेंट इदारों ने आपस में ले लिया है, और कराची की लीडरशिप, कराची के स्टेक होल्डर, कराची की अवाम बिल्कुल एक्सक्लूड हो गई है इसके साथ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल एक्सक्लूड हो गई है। एक अमीनुल हक का वहाँ होने का वर्क हरगिज़ नहीं है कि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में। लेकिन जावेद साहब क्या किया जाए, बल्दियाती निज़ाम खत्म हो चुका है ना, मुद्दत ही खत्म हो गई। बल्दियाती निज़ाम खत्म हो गया है, कानून के अंदर बताया गया है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है 120 दिन के अंदर आपने इंतखाब कराना है, सही इंतखाब होना चाहिए, लेकिन उससे पहले निज़ाम आना चाहिए। देखें सारी दुनिया के अंदर जो सिस्टम मौजूद है, और हम भी यहाँ पर हमारी ये है कि हमें ये निज़ाम जो है किसी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत नहीं चाहिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो एक समझ लें कि आपको एक भीख दे दी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जब मर्जी आती है उसको चेंज करती है, कभी KBCA ले लेती है, कभी वाटर बोर्ड ले लेती है, कभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के। ये पावर्स जो होनी चाहिए ये डिफाइन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ दुनिया की तरक्की पसंद ममालिक हैं, इवन इंडिया की अगर आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर मौजूद है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी क्या होगी। ठीक है, एक शेड्यूल दिया गया है कि ये काम जो है लोकल गवर्नमेंट करेगी। तो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट, वो पावर्स जो हैं वो ओरिजिनल पावर हैं लोकल गवर्नमेंट के इदारों की, उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, उनको ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो ड्रॉ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे यहाँ क्योंकि हमने देखा ये ओवर द ईयर, जिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का दिल चाहता है, और ज़्यादा बहुत सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ख्वाहिश ही होती है कि इदारे बने ही नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए, और वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए कि जी ये इख्तियार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त 2 tier सिस्टम दिया गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट है उसका इख्तियार डिफाइन हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका इख्तियार। अब उसमें जो ऑल्दो कि उन्होंने स्टेट की डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट के इदारे स्टेट के इदारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। 3 tier सिस्टम है। आर्टिकल 4 कहता है फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों स्टेट की जो हमारी बात होती है मिसनोमर है कि हम इदारों को स्टेट बना देते हैं। स्टेट सिर्फ वो इदारे होते हैं जिनको टैक्सेशन की पावर्स होती हैं। ये 3 इदारे हैं जिनको टैक्सेशन की पावर्स हैं अंडर द लॉ, ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो 3 इदारे हैं अब, लेकिन ये 2 इदारों की पावर्स तो डिफाइन कर दी गई और है। लोकल गवर्नमेंट के निजाम को भी आप कहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, किसी की कर्टसी पे ना हो कि जनाब जब आपका दिल चाहे आपने निजाम चला दिया, जब आपका दिल चाहे उसको समेट कर रख दिया, जब चाहे उसकी पावर विड्रॉ कर ली, जब चाहे उनको पावर दे दी गई। मतलब ये कि वो सरकारी मुलाजिम की हैसियत से काम करते हैं अगर टेक्निकली देखा जाए, इंडिपेंडेंट पावर इन जाए। तो इसका सोल्यूशन जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, डेवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये अग्री करते हैं ब्रिगेडियर साहब इससे आके आइन में हमें ये डालना होगा ताकि कोई भी सूबाई हुकूमत फिर तब्दील ना कर सके, और इसी तरह से फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट जो है वो हमें नजर आएगी इन एवरी सिटी, इन एवरी प्लेस, इन एवरी प्रोविंसेस। देखिए नाजिर साहब, आप मेरा पॉइंट शायद मैं समझाने में अपना नई कामयाबी से समझा सका। आई ट्राई अगेन। जब एक मेट्रोपॉलिटन शहर आपका हर अपना तरीके से कलैप्स कर जाए, उसके इदारे, उसके इंस्टीट्यूशन, उसके गवर्नमेंट, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो उसके बाद उसको जब आप डेवस्टेशन के बाद आपने उसको दोबारा खड़ा करना है उस शहर को अपने पाँव पे, तो वो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल लेवल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कमाल साहब ने कहा कि फ्रेश संसद होना चाहिए, बिल्कुल पॉपुलेशन का न्यू संसद होना चाहिए कराची में। पहले वाले पे सबने एतराज़ किया, कराची के लोगों ने एतराज़ किया कि वो फिगर्स ठीक नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर रियासत, अगर अब ये हमारे एमक्यूएम के भाई को शायद बात पसंद आए, अगर रियासत ने अपनी पॉलिटिकल विल शो की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर्स थे जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने अमल किया, और इन्होंने कराची में जो कितनी दहाइयों से मिलिटेंसी चल रही थी उस मिलिटेंट नेटवर्क को ख़त्म किया और कराची के अमन को बहाल किया। रियासत अगर वो कर सकती है तो यहाँ पे रियासत क्यों अपना आइन के तहत एमरजेंट पावर्स क्यों नहीं लगाते? कोई आइन में अमेंडमेंट के कराची को, जिसको कहते हैं ना स्टार्टिंग रिकवरिंग फ्रॉम द एशेस, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि कराची का 2-3 साल के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कोई इंटरनल पीरियड हो। ट्रांसफॉर्मेशन मीन कि आप एक हालत से दूसरी हालत में आप जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन,
अब वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, जिसका भी हो, सुप्रीम कोर्ट लगाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो। कराची का एक फेडरल लेवल का कोई एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो कराची में ये तमाम पहले हालात को ठीक किया जाए, पर्जिंग हो, क्लीन अप हो। अगर देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अब अरबों रुपए इकट्ठे हो गए हैं। आई थिंक अबाउट 50 बिलियन प्लस पिछले 1.5 साल से वो मलिक रियाज साहब वाला केस जो है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गिव इट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टू द सिंध गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का पैसा आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट के हाथ में देगी? अगर अनवर सुहेल सियाल के जो हमने पैलेसेस देखे हैं, 3 पैलेसेस पे जो नैब ने रेड किए हैं, ये वो, आई एम सॉरी टू से, ये वही पैसा है जो टैक्स पेयर का पैसा जो कराची पे लगना था, वो लोगों के पैलेसेस में चला गया और पाकिस्तान से बाहर पता नहीं कितने पैलेसेस हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन की तरफ मत जाए। देयर हैज टू बी अ होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कराची को आप रिकवर करें ताकि वो इस काबिल हो जाए। सो बेसिकली यू मेंट कि इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कोई होनी चाहिए थी जो इस चीज से निकाल के अच्छा सुप्रीम कोर्ट कर दे, आइन पावर दे। ये इस पे कौन एग्री करेगा? ये पोलराइजेशन और शदीद तरीन होती चली जाएगी। कराची के डायनामिक्स तो फिर वैसे ही आपको पता है कराची की बेहतरी के लिए, ये कराची की दुश्मनी नहीं है। उसके बाद फिर आप फ्रेश इलेक्शन कराएं, डिवॉल्व करें पावर को, इदारे दोबारा अपने पैरों पे खड़े करें, नीट एंड क्लीन लोग लेके आए। ये आपके एमक्यूएम के एमपीएस हैं, पीपल पार्टी के एमपीएस, पीटीआई के एमएनए, जाहिर बात है देयर ऑल गुड पीपल ओवर देयर, अच्छे लोग हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि आप यू नीड अ सर्जरी फॉर 1 or 2 years इन कराची, फिर आप देखेंगे इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो ज़ैगम साहब जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं वो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि शायद अग्री नहीं कर रहे इस टाइप के एक सोल्यूशन से। ज़ैगम आपको नहीं लगता कि सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आए कोई इंस्टॉल कर देना चाहिए यहाँ पर, who would actually turn things around? It's not easy because we have a constitution, we have a provincial setup, this is a democratic system. पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है मैंडेट लेकर आई है, तो काम इस तरह तो नहीं हो सकता। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी आपको पता है ज़ैगम बड़ी शिकायत हैं कि आप पीटीआई से कि आप पीपल्स पार्टी के थ्रू इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। और मैं नहीं समझती थी कि वो क्या, उन्होंने कुछ तो अपने एलाई से बात की होगी, मतलब हुकूमत से, कि व्हाट डू दे वांट, बिकॉज बल्दियाती इदारों की ज़ाहिर है जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फिर कोई जो है वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कहीं से नहीं रहती। जी ज़ैगम। जी, ब्रिगेडियर साहब हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे मोहब्बत भी है, इनका एहतराम भी करते हैं। देखिए ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं हमें, मेरे अजीज हमतो फार्मूला, तो ये फार्मूला मेरे अजीज हजमतरों के अलावा किसी और तरीके से नाफिज नहीं हो सकता। उससे कम से कम मैं तो इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वो फार्मूला अपनाया जाए, क्योंकि वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक सिविलियन गवर्नमेंट में तो इट विल लीड टू राइट्स, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसलिए उसको तो मैं कंसिडर करने को भी तैयार नहीं हूँ, जो चीज मुमकिन ही नहीं है। अब देखिए पीटीआई का एक मसला ये है कि पीटीआई के पास तो इस वक्त कोई मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है जब बात आती है लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की। पिछले गालिबन मई में उन्होंने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट खत्म की थी और अभी तक वो वहां लोकल गवर्नमेंट नहीं लाए। वो खौफजदा है कि कई शहर उनके, पंजाब के शहर उनके हाथ से ना निकल जाए। तो अगर वो लाहौर को मेयर देने को तैयार नहीं है तो वो कैसे लीड कर सकते हैं, सिंध हुकूमत से कैसे झगड़ा कर सकते हैं कि वो फौरी तौर पर कराची में दोबारा से लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराए, एम्पावर करे कराची की लोकल गवर्नमेंट को और उनको तमाम पर इख्तियारात दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता कि किस मुंह से पीटीआई ये कहेगी। ये हमारी तमाम सियासी जमातों का अलमिया शुरू से रहा है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया और उसकी वजह से जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा है और मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और हमारे शहरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है कि हमारे शहर स्लम्स बनकर रह गए। और मैं जावेद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी और ये पहली दफा ये मैंने ये आर्ग्यूमेंट इस तरीके से सुना है। अभी तक तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के 140A की टर्म में बात करते थे, जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि सूबे जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी डिवॉल्व करेंगे। अब ये तो बड़ी एक लिहाज से तो बहुत वाज़ेह बात है, एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए, लेकिन सूबों ने उनको अपने मफाद के लिए इंटरप्रेट किया है
और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पास रखी है और फाइनेंसेस भी अपने पास रखे हैं, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो जिस तरीके से चलता है वो पेट्रेज पे चलता है, तो वो नीचे नहीं देना चाहते ताकि उनके पास अपने पास पैसे हो, अपने पास प्रोजेक्ट हो, जिसको वो देना चाहें खुद दे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हल है, और क्योंकि इस हल के निकलने के लिए आपको कंसेंसस बिल्डिंग भी करनी होगी, सबको साथ भी बैठना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर उसके नतीजे में कोई ऐसा हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पाकिस्तान की तमाम जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो डेमोक्रेटिक स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं कि कम से कम बुनियादी कंटूर्स लोकल गवर्नमेंट के पाकिस्तान में क्या होंगे, और उसके अंदर कुछ डिटेल वो सूबाई हुकूमत के लिए छोड़ सकते हैं। सही। इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन जो है उसकी भी गुफ्तगू होती रहती है, उसके बारे में भी गालिबन मजीद अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वापस जाने की जरूरत है। सही। क्योंकि उस पर भी सूबे अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। ओके, अब जहां तक जी मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ज़ैकम। ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो जावेद हनी साहब ने भी जो पेश की, जो आर्ग्यूमेंट, और आपने भी ये कहा कि अच्छा है कि बार बार इस चीज़ के ऊपर पॉलिटिकल लड़ाई झगड़ा हो, कन्फ्रंटेशंस हो। वंस एंड फॉर ऑल कंसेंसस से अगर आइन में तरमीम कर दी जाएँ और एक लोकल गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटीज़ होंगी, किस तरह से फंक्शन करेगी, कब कब इलेक्शंस का तो खैर सबको पता ही है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, बड़ा कम वक्त रहता है। प्रोग्राम के आखिर में मैं बात करना चाहूँगी कि जब हम ये कहते हैं, जो शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि आर्मी ने इसको टेकअप किया, सबको बिठाया, और अब बहुत कुछ NDMA शायद मॉनिटर भी करेगा जो भी ये कमिटीज़ तश्कील दी गई हैं इन प्रोजेक्ट्स को, तो इससे फिर सिविलियन इदारे जो हैं उनका क्या रह जाता है? और ख़ुद अगर आप इस तरह से आर्मी को बार बार बुलाएंगे चीज़ों में, NDMA को भी बुलाएंगे, या विफाक के इदारों को बुलाएंगे, तो फिर ये सवाल फिर उठेगा कि हमारी जो ऑटोनॉमी है जिसका बड़ा जिक्र किया जाता है वो कहाँ चली गई। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है जावेद हनी साहब। मूविंग फॉरवर्ड, जो हमने ब्रेक से पहले बात की और जो मैंने कहा कि खुद से इदारों को शामिल कर लेना और कहना कि भाई अब आप हमें मिल बैठ कर बिठा दें और आप नाले साफ़ करने की जिम्मेदारी भी आप ले लीजिए, इसकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की भी आप दे दीजिए, ये कितना फ़ायदेमंद है कराची के लिए इस वक्त? देखिए, मुझे आर्मी की कैपेबिलिटी पे कोई शुबा नहीं है। पोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, कोई काम दिया जाता है वो कर भी देते हैं इसके अंदर, और उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैन पावर मौजूद है, और इस किस्म की सिचुएशन में होता है कि जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो हमेशा उस इदारे की तरफ देखा जाता है जो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो और जिसके पास रिसोर्सेज मौजूद। जैसे आज जमी बोस हुई बिल्डिंग, तो हमने उन्हें बुलाया। हाँ, तो ये एक है, लेकिन ये जो सोल्यूशन है कराची वाला है, इसके अंदर में आई डोंट एग्री विद इट। जैसे जनरल ब्रिगेड साहब ने कहा कि जी स्ट्रॉन्ग मैन आ जाए और इसको संभाल लेगा। देखें, ये हम तजर्बे कर चुके हैं। हम इस मुल्क में कितने ही मार्शल लॉ देख चुके हैं जिसमें सारे स्ट्रॉन्ग मैन बैठे हुए थे। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे KMC के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर्स आके बैठे रहे, यहाँ पर सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे रहे। सारे मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ चीज़ें करने की कोशिश की। इस वक्त भी कराची का 40 to 50% का एरिया जो है डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ आर्मी है, जहाँ स्टेशन कमांडर्स जो हैं कंट्रोल करते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, और उसके अलावा जब 6 कंटोनमेंट बोर्ड पर निकाल दें तो तकरीबन 30% इलाका ऐसा है जो फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों के कंट्रोल में है, जहां वो अपनी म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। KMC के अंडर में तो 30-32% एरिया आता है, इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर आ जाता है। ये जो इदारे हैं कंटोनमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, इन्होंने कभी कराची की इंटीग्रेटेड सर्विसेज के अंदर किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। पानी की सप्लाई के लिए इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ग्रेटर सीवरेज के लिए कभी कोई काम नहीं किया इन्होंने। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। हालांकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट इनके पास से होकर आता है। एक घर में 6-6 गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, वहाँ से ट्रैफिक जनरेट होकर आता है। कभी कराची की रोड बना, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया कराची किसी इदारे किसी जगह पर आकर। तो ये इदारे कंट्रीब्यूट भी नहीं करते। तो ये कह देना कि जी वो आ जाएंगे तो कुछ सूरत हाल हो जाएगी, ये और बात है कि आर्मी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज इंस्टीट्यूशन कोई डिसीजन ले तो वो उसको बिल्कुल कर लेगी उसके अंदर। लेकिन ये कहना कि जो मौजूद हैं लोग वो कर रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम उन पर भी आता है इसी तरीके से इल्ज़ाम। सही, ठीक है ना। दूसरा, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी आप जरा बहस को समेट दें। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुन लिया, जावेद हनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, ये भी एक शिकायत है और वजह है। देखिए, मैं एक बात कह दूं,
मेरे अजीज हमवतनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैगम भाई जो है वो इसको और एक्सट्रीम की तरफ ले गए। तो मेरे अजीज सियासतदानों तो नहीं है फिर वो। आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टी तीन के दरमियान में जो कंसेंसस कराया गया है फेडरल और प्रोविंशियल कमेटी का, हाँ। वो भी गालिबन एनडीए में चेयरमैन थे, कोई 3 स्टार जनरल थे हाजिर सदर, जिन्होंने बैठ के इनको इनके बारे में इनके आपस में कराया, कोई एग्रीमेंट कराया। मैं ये कह रहा हूँ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फौज जो है वो कराची को टेक ओवर कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए, जो भी आइन के तहत जिस तरह भी कुछ जो तरीका है, जो कि पहले कराची को पहले जो बेसिक माइंडसेट है कराची का वो ठीक करे। पीपल्स पार्टी का अपना माइंडसेट है, एमक्यूएम का सर ऐसा कोई आईनी तरीका कार ही नहीं है ना कि अपना एडमिनिस्ट्रेटर वो यहाँ पे ला के लगा दें, कोई है ही नहीं ना, आईनी तरीका कार नहीं है ऐसा कोई। सब तरीके कार पाकिस्तान में निकल सकते हैं, विल होनी चाहिए। हाँ? अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पे हमने कराची का क्लीन अप ऑपरेशन किया था, ये तमाम भट्टाखोरी और ये मिलिटेंसी, तो मुझे आप बताएं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जहाँ वाई बिकॉज यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है एमक्यूएम की भी नजरें हैं, पीटीआई के लोगों ठीक है, we get your point and in coming days we are of course going to discuss this more, क्योंकि ज़ाहिर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नहीं है, उसने आगे भी बढ़ना है। ज़ैगम लास्ट 30 seconds में जस्ट कमेंट ऑन व्हाट ब्रिगेडियर साहब एंड जावेद भाई हैज सेड। मैं दोनों की बात को मिला दूंगा, अगर ब्रिगेडियर साहब की बात भी मान लें और जावेद साहब की, तो इसका जवाब ये निकलता है जैसे जावेद साहब ने कहा कि कराची का आधे से ज्यादा तो फेडरेशन के पास है ना, तो फेडरेशन को, रियासत को, विफाकी हुकूमत को किसने रोका है कि आधे कराची को ठीक कर लें? उसे ही ठीक करके दिखा दें। ये मेरे ख्याल इन दोनों के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको मिला के ये जवाब तो बनता है ना कि आधे से ज्यादा कराची तो रियासत किसी से एक बात किए बगैर भी ठीक कर सकती है, मेहरबानी कर कोई ठीक कर दे। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मुस्तकिल इस पर ही जब से बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ये कराची के जो दरीना मसाइल हैं इनका हल निकालना लाजिम है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी ज़रूरी है, इदारों को मजबूत करना भी ज़रूरी है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए जैसे ज़ैगम ने कहा दुनिया भर में होता है, उसी तरह से कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें हर इदारा इंटीग्रेटेड हो, उसकी अपनी एक पुलिस हो, उसका अपना एक रेवेन्यू जनरेशन तो होता ही है, लेकिन वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने डिसीजंस ले सके। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है जो ब्रिगेडियर साहब ने कही कि जब सेंसस पे कंसेंसस ही नहीं है तो सेंसस होना भी, उसको करेक्ट होना भी लाजिम है, वरना आप इंफ्रास्ट्रक्चर की वो प्लानिंग कर ही नहीं सकते जो एक्चुअल इस शहर के इस्तेमाल करने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।